चार्ली चैपलिन एक ऐसा कॉमेडियन जो एक विचार बन गया युद्ध, महामारी और गरीबी के खिलाफ। वो फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट बनाते थे, लेकिन पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों गरीबों के तंगहाल लोगों की जिंदगियों को रंगीन कर जाते थे। और जब उन्होंने रंगीन फिल्में बनाई तो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के चेहरे पर कालिख पोत दी। I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. 20वीं सदी के 3 महान हस्तियां अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन, जो गरीबी और साम्राज्यवाद के खिलाफ हमेशा खड़े रहे, और तीनों का अंत लगभग एक जैसा हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी परमाणु की खोज एक दिन हिरोशिमा और नागासाकी को जिंदा लाशों की ढेर में बदल देगा, और महात्मा गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी की अहिंसक लड़ाई खड़ी करने के लिए अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच गोलियों से भून दिए जाएंगे। और चार्ली चैपलिन, जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल जिस अमेरिका को दिए, उस महान अमेरिका ने चार्ली चैपलिन को यहूदी और कम्युनिस्ट साबित करने के लिए साजिश रची, और चार्ली चैपलिन को अपना प्यार अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा, जिसने चार्ली चैपलिन को चार्ली चैपलिन बनाया था। एक ऐसा कॉमेडियन, एक ऐसा जीनियस हास्य अभिनेता जो एक विचार बन गया युद्ध, महामारी और गरीबी के खिलाफ। उन्होंने अभिनय के मंच पर पहला कदम तब रखा जब उनकी मां आखिरी बार मंच पे उतर रही थी। चार्ली चैपलिन ने बेइंतहा बेजुबान साइलेंट फिल्में बनाई, लेकिन उनकी साइलेंट फिल्मों की बेजुबान मुखर आवाज ने पूरी दुनिया भर में भयावह गरीबी में जीते लोगों से लेकर दौलत और सत्ता के खुमार में जी रहे दौलतमंद राजाओं तक सभी को अपनी बेजुबान आवाज से जोड़कर हंसने को मजबूर कर दिया। उनकी मूक और साइलेंट फिल्मों का एक ही लॉग लाइन था, मेरी तकलीफ किसी के हंसी का कारण हो सकती है, लेकिन मेरी हंसी किसी की तकलीफ का कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे बारिश में घूमना पसंद है, क्योंकि मेरे आंसू तब किसी को दिखाई नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, चार्ली चैपलिन 20वीं सदी का एक ऐसा अभिनेता जिसके अभिनय और मासूम हास्य की हूबहू नकल करना आज भी संभव नहीं है, जिनका अभिनय हास्य था और यही हास्य उनका विचार था, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता थर्राती थी। You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. युद्ध की विभीषिका झेल रहे लाखों बच्चों, विधवाओं और अपंग हो गए जवानों के लिए मरहम का काम करती थी। चार्ली चैपलिन ने अपने इस हास्य के विचार को मरते दम तक अपने आप से और अपने चाहने वालों से कभी अलग नहीं होने दिया। उन्होंने भयावह गरीबी देखी और अथाह दौलत भी कमाई, लेकिन उनका जीवन दर्शन ये था कि मेरे लिए सबसे खराब हालात तब होंगे जब मैं लग्जरियस लाइफ, विलासिता की जिंदगी जीने का आदी हो जाऊंगा। उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। जिस उम्र में बच्चे माँ की गोद तलाशते हैं, उस उम्र में चार्ली लंदन की हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड में सड़कों पर जिंदगी की सीख ले रहे थे। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, उस 7 साल की उम्र में चार्ली चैपलिन दूसरों को डांस सिखाकर अपने आप को यतीम खाने नहीं जाने देने की जद्दोजहद में लगे थे। वो उस भयावह गरीबी में जो सीख रहे थे, वो था जिंदगी का अटूट हास्य, जो जिंदगी की किसी भी परिस्थिति में आ सकता है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। चार्ली चैपलिन ने किया भी ऐसा ही। चार्ली ने दर्द भरी चीखती मूक हंसी का बखूबी इस्तेमाल किया था अपनी फिल्मों में। ऐसा कतई नहीं है दोस्तों कि मूक सिनेमा के उस दौर में चार्ली चैपलिन ही फिल्में बना रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उस माहौल में हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा अपने कलात्मक और तकनीकी तरक्की की अंगड़ाई ले रहा था। जहां एक तरफ फ्रेंच इंप्रेशनिज्म था, वहीं दूसरी तरफ जर्मन एक्सप्रेशनिज्म अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
तीसरी तरफ सोवियत मोन्टाज अलग धारा लिए वर्ल्ड सिनेमा में दस्तक दे रहा था और इन सब से अलग हॉलीवुड क्लासिकल सिनेमा में कमर्शियल ग्रोथ के लिए कंट्रोवर्सी और हास्य फिल्मों का महाकाव्य बना रहा था। जहां हॉलीवुड क्लासिकल साइलेंट फिल्मों के स्वर्णिम काल में D.W. ग्रिफिथ जैसे फिल्मकार बर्थ ऑफ द नेशन एंड इंटॉलरेंस जैसी फिल्में बना रहे थे, वहीं मैरी पिकफोर्ड, डगलस फायरबैंक्स, मार्क ब्रदर्स, लेलिना ग्रेश, एडवर्ड जी रॉबिन्सन, बूस्टर केटोन जैसी हस्तियां हॉलीवुड क्लासिकल एरा में सिनेमाई सफलता को ऊंचाई पर पहुंचा रही थी। लेकिन मूक सिनेमा के उस स्वर्णिम दौर में हॉलीवुड उस फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी कंपनियां हॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फाइनेंशियल कैपिटल गेन करने की तरफ ले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आर्टिस्टिक वैल्यू, कलात्मकता की होड़ अपने चरम पे थी और हास्य फिल्में कमर्शियल और आर्टिस्टिक वैल्यू दोनों को पूरा कर रही थी। लॉरेन हार्डी से लेकर बूस्टर केटोन, हेराल्ड लॉयड जैसे मास्टर क्लास एक्टर अपने मूक अभिनय और फिजिकल कॉमेडी से हॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को समृद्ध कर रहे थे। और निसंदेह उस फिजिकल कॉमेडी मूक अभिनय के मास्टर क्लास के मास्टर चार्ली चैपलिन अपने जीवंत सरोकारों का हास्य लिए उन्हें लीड कर रहे थे। मास्टर क्लास केटोन और हेराल्ड लॉयड जैसे स्पॉन्टेनियस और मजे हुए हास्य अभिनेता का अपना अलग मुकाम था, जिनकी फिल्मों में हास्य और बिजनेस दोनों था। लेकिन 20वीं सदी के खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में अपनी जगह चार्ली चैपलिन ही बना पाए और उसकी भावात्मक और व्यवसायिक वजह है। चार्ली चैपलिन ने हास्य और व्यंग को मूक अभिनय और बिजनेस से ऊपर रखकर युद्ध, गरीबी, तंगहाली जैसे आम लोगों से जुड़ी जरूरतों और सरोकारों से अपनी फिल्मों को जोड़े रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि साइलेंट सिनेमा के उस गोल्डन एरा में चार्ली चैपलिन ने दुनिया के लाखों करोड़ों दिलों के चहेते बन गए। उनकी साइलेंट फिल्म में दर्द में चीखती बेजुबान आवाज दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के हास्य का विचार बन गई। चार्ली चैपलिन ने जब हॉलीवुड क्लासिकल सिनेमा में कदम रखा था, तब तक उससे पहले हास्य अभिनेता के तौर पर मशहूर हो चुके थे। जानेंगे कैसे? जानेंगे चार्ली चैपलिन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी से मिलकर क्या कहा था और इन दो महान हस्तियों का प्रभाव चार्ली चैपलिन की फिल्मों पर कैसे पड़ा। Let us fight for a new world, a decent world. जानेंगे क्यों FBI 10 सालों तक चार्ली चैपलिन के खिलाफ जांच की और क्यों इसी वजह से चार्ली चैपलिन को अपना पहला प्यार अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। चार्ली चैपलिन की जिंदगी के दर्द भरे सच के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ है। और दोस्तों वो क्या वजह थी कि दुनिया भर के बड़े एक्टर और हिंदी सिनेमा के हीरोज चार्ली चैपलिन की नकल की, लेकिन चार्ली चैपलिन की तरह सफल नहीं हो पाए। बहुत कुछ दिलचस्प है इस वीडियो में 20वीं सदी के महान एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, स्क्रीन प्ले राइटर, मास्टर ऑफ द मास्टर चार्ली चैपलिन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की ख्याति, पॉपुलैरिटी का आलम ऐसा था कि 1914 में चैपलिन के हॉलीवुड में आने से पहले चार्ली चैपलिन की नकल करके फिल्में बनाई जा रही थीं और एक्टर बिली वेस्ट इसमें सबसे आगे थे। चार्ली चैपलिन का ट्रम्प कैरेक्टर की नकल करके बिली वेस्ट ने 1912 में फेक चैपलिन नाम से एक फिल्म बनाई थी। बिली वेस्ट चैपलिन की नकल करने वालों में सबसे बेहतरीन हास्य अभिनेता थे। हॉलीवुड में कदम रखने से पहले चार्ली चैपलिन अपने आगाज का जोरदार दस्तक दे चुके थे, बिली वेस्ट जैसे बेहतरीन नकल करने वाले एक्टर के रूप में। और दोस्तों, कमाल की बात ये थी कि जिस ट्रम्प कैरेक्टर के लिए चार्ली चैपलिन का हास्य जाना जाता था, उस ट्रम्प कैरेक्टर को चार्ली चैपलिन ने अपनी पहली फिल्म में नहीं अपनाया था। लेकिन चार्ली चैपलिन के ट्रम्प का जादू हॉलीवुड में आना बाकी था और बगैर ट्रम्प कैरेक्टर के भी चार्ली चैपलिन की हॉलीवुड में एंट्री धमाकेदार रही थी। चार्ली चैपलिन के मुकाबले का जादू चल निकला था और 1914 में उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग से और उसके बाद तो जब चार्ली चैपलिन अपने अवतार ट्रम्प को धारण किया
तो मानो आम लोगों के सरोकारों और हास्य से मिलाकर विचारों के महाकाव्य की व्याख्या ही बदल दी। 1914 के पूरे साल में चार्ली चैपलिन ने 35 फिल्में की और अपने फिजिकल एक्टिंग से सबको हंसाया था और उनकी फिल्में मशहूर होती चली गईं। चार्ली चैपलिन का मूक अभिनय अपनी चीखती बेजुबान आवाज में सबको आगाह कर रहा था कि असल में हंसने का कारण वही चीज बनती है जो कभी आपके दुख का कारण बनती है, और यदि केवल आप मुस्कुराएंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी अभी बहुत मूल्यवान है। चार्ली चैपलिन इस भयावह सच्चाई को जिस संजीदा तरीके से अपनी फिल्मों में रखा था, उसने दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को गोरे, काले, यहूदी, बुर्जुआ, कम्युनिस्ट जैसी किसी भी विचारधारा से ऊपर उठकर जीवन के सरोकार और दर्द में चीखती बेहिसाब हास्य के उन्मुक्त हंसी के आसमान पर बैठा दिया था, जहां हास्य और व्यंग्य की चुभती मूक आवाज से सत्ता और तानाशाही अपनी सच से थर्रा उठती थी। और वही चार्ली चैपलिन के मूक अभिनय का चुभता निडर हास्य युद्ध, गरीबी और तंगहाली में जीवन संवार रहे लोगों के लिए मरहम का काम करती थी। उस दर्द में डूबी बेजुबान हास्य से कोई अलग रह ही नहीं सकता था। और इसमें शामिल थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। विज्ञान और कला की दुनिया के दो महान हस्तियां की गूढ़ और दिलचस्प मुलाकात जब फिल्म सिटी लाइट के प्रीमियर पे हुई तो आइंस्टाइन ने चार्ली चैपलिन से कहा था कि मैं आपकी कला का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, और प्रशंसा इसलिए करता हूं क्योंकि वो है आपकी सार्वभौमिकता। आप एक शब्द भी नहीं कहते हैं और पूरी दुनिया आपको समझ जाती है। तब चार्ली चैपलिन ने जवाब दिया था कि सच, लेकिन आपकी महिमा और भी बड़ी है। पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, भले ही वो आपकी बात का एक शब्द भी नहीं समझते। सिटी लाइट की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रीमियर के दिन यातायात रुक गया था। भीड़ के उत्साह और आकार ने आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर की खिड़कियां तोड़ दी थीं। आम लोगों के सरोकार और हास्य के पृष्ठभूमि को लेकर हमेशा सजग रहने वाले चार्ली चैपलिन जब सदी के सबसे महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी से मिले थे, तब वो बहुत नर्वस थे। और जब चार्ली चैपलिन की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो चार्ली चैपलिन ने कहा था कि मैं आपके देश और वहां के लोगों की आजादी के लिए पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन आप मशीनों का विरोध क्यों करते हैं? तब महात्मा गांधी ने चार्ली चैपलिन को जवाब दिया था कि मैं मशीनों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब मशीन किसी आदमी से उसका काम छीन ले तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हम आज आपके देश के गुलाम हैं क्योंकि हम आपके बनाए सामानों के आकर्षण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर हम इस तरह के आकर्षण से बाहर आ जाएं, तो हम वाकई में आजाद हो जाएंगे। मुलाकात खत्म हुई, लेकिन चार्ली चैपलिन पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत गहरा असर हुआ। सजग चैपलिन ने मशीन का दुष्प्रभाव देख लिया था और अहिंसा का महत्व स्वीकार कर लिया था, जिसका असर उनकी फिल्म मॉडर्न टाइम और द ग्रेट डिक्टेटर में दिखाई दिया था। हास्य और आम लोगों के सरोकार यहाँ भी शामिल थे। इसने हिटलर के खिलाफ पूरी दुनिया को युद्ध और तानाशाही के खिलाफ जोड़ दिया था। युद्ध से चार्ली चैपलिन का नाता हमेशा विवादों में रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में सेना में शामिल नहीं होने को लेकर ब्रिटिश मीडिया ने चार्ली चैपलिन की तीखी आलोचना की थी, जिसका असर हुआ था कि 1930 में चार्ली चैपलिन को नाइट की पदवी देने से रोका गया था। चार्ली चैपलिन के पूरे करियर के दौरान उनके लिए यहूदी पूर्वज के दावे किए गए और 1930 के दशक में ही नाजी प्रचारवादियों ने चार्ली चैपलिन को यहूदी नाम कार्ल टेनिस्टन के नाम से प्रचारित किया गया, और यूएस प्रेस मीडिया ने पहले से ही प्रकाशित इन लेखों पर भरोसा करके एफबीआई ने 1940 के पूरे दशक में लगभग 10 सालों तक चार्ली चैपलिन के यहूदी जातीय मूल की दस्तावेज की जांच करती रही। और इसका अंत तब हुआ जब चार्ली चैपलिन ने 1952 में हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर चले गए। 40, 50 और 60 के दशक में हॉलीवुड सिनेमा बदल चुका था। ऐसे में बोलती सिनेमा का चलन और लोगों की पसंद बदल चुकी थी। चार्ली चैपलिन ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की, और इस कोशिश में चार्ली चैपलिन ने अपने फेम कैरेक्टर ट्रंप को अपने से अलग कर दिया। लेकिन इन बदलावों में चार्ली चैपलिन का जादू कहीं खो गया था।
फिर भी चार्ली चैपलिन ने हार नहीं मानी और 1952 में लाइमलाइट और 1957 में किंग इन न्यूयॉर्क ने तो जैसे चार्ली चैपलिन की यादों का बसेरा सबके सामने खोल कर रख दिया था। अमेरिका से उनका प्यार और FBI की साजिश, सब कुछ। उनके बेटे माइकल चैपलिन इस फिल्म में एक्ट कर रहे थे। ये फिल्म सफल रही थी और आखिर में 1966 में एक काउंटेस फ्रॉम हांगकांग बनाई बड़े स्टार कास्ट के साथ, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। मूक अभिनय का जादूगर बोलती सिनेमा में चूक गया था। उसके बाद मूक सिनेमा का जादूगर बोलती फिल्मों में आगे बोलने से इनकार कर दिया। बोलता सिनेमा आगे बढ़ गया। मूक सिनेमा का खामोश महाकाव्य हमेशा के लिए खामोशी से अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में चला गया था। इधर बोलती फिल्मों में चार्ली चैपलिन की नकल करने वालों की बाढ़ सी आ गई थी। चार्ली चैपलिन के ट्रम्प कैरेक्टर का भारतीकरण करके शोमैन राज कपूर ने आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर जैसी सफल फिल्में दी। और दोस्तों, राज कपूर की ये फिल्में चार्ली चैपलिन की द सर्कस की नकल मात्र थी। सिर्फ राज कपूर ही नहीं, हिंदी सिनेमा के बहुत से एक्टरों ने समय समय पर चार्ली चैपलिन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता आंशिक रूप से ही मिली। लेकिन चार्ली चैपलिन के अभिनय की सहजता किसी में नहीं थी। हास्य और सरोकार के पकड़ की बात तो बहुत दूर है। चार्ली चैपलिन सिर्फ अभिनेता नहीं थे, चार्ली चैपलिन अपने आप में पूरी सिनेमाई संस्था थे, जिन्होंने अपने फिल्मों के माध्यम से सीखा था कहानी की पकड़, तकनीक का ज्ञान, दर्शकों के सरोकार की जीवंत समझ। चार्ली चैपलिन की सिनेमाई भाषा उनको तकनीक से अलग रखकर इस महान रचनाकार को अभिनय के महाकाव्य से जोड़ती थी। और दोस्तों, यही वजह थी जब चार्ली चैपलिन लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड लेने मंच पर गए। तो मानो पूरी दुनिया का सिनेमाई इतिहास उस मंच पर 12 मिनट तक ठहर सा गया था। लगभग 12 मिनटों तक बज रही तालियों ने चार्ली चैपलिन के जख्मों को खत्म कर दिया था। यह सम्मान था 20वीं सदी के उस महान हस्ती का, जिसने अपने मूक अभिनय से सदियों तक खत्म नहीं होने वाली महाकाव्य की रचना की थी। Thank you so much. An emotional moment for me. और दोस्तों, फिर आया 25 दिसंबर 1977, क्रिसमस का दिन। मूक अभिनय की दर्द भरी चीखती बेइंतहा हास्य की बेजुबान आवाज अपनी अनंत यात्रा पर चली गई और इस दुनिया को अपने विरासत के रूप में छोड़ गई अनियंत्रित सरोकारों के हसीन हास्य की यादें, जिन्हें आज भी हम अपने अपने दिलों में सहेज कर रखे हुए हैं। विडंबना देखिए कि जब चार्ली चैपलिन ने अपना पूरा जीवन अपने दर्द को छुपाकर सबको हंसाने का काम किया, उसी चार्ली चैपलिन की लाश को उनकी कब्र से निकालकर चोर ले गए, सिर्फ पैसों के लिए। बाद में चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और चार्ली चैपलिन के पार्थिव शरीर को किसी और जगह पर जमीन के नीचे सीमेंट से ढककर दफना दिया गया, ताकि कोई उनकी पार्थिव शरीर को दोबारा चुरा ना सके। लेकिन अपनी अनंत यात्रा को सीमेंट से ढके जाने के बाद भी चार्ली चैपलिन की अभिनय की दर्द भरी बेइंतहा हास्य की आवाज आज भी हमारे सामने जीवंत खड़ी है और यकीनन आने वाली सदियों में भी चार्ली चैपलिन की करिश्माई हास्य का जादू जीवंत रहेगा। मूक अभिनय के जादूगर सर चार्ली चैपलिन को हमारा सलाम। I can only say thank you for the honor. दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।